नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। गुरुग्राम मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। आपको बता दें कि गुरुग्राम में कोरोना की लगातार रफ्तार देखने को मिल रही है। और वहीं बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि गुरुग्राम में लगातार कोरोना तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। जिले में कुल 1621 मरीज रिकवर हुए हैं। जिले में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो गई है। जिले में कुल 1621 मरीज रिकवर होकर अपने घर भी लौट गए हैं। आपको बता दें कि जिले में कोरोना रिकवरी 90% 90.43% पहुंच गया है। लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक डरावने वाली स्थिति एक बार फिर से पैदा होती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज देखने को मिल रही है। लगातार अगर आंकड़ों की बात की जाए 24 घंटे में 3000 के पार पहुंच गए हैं। जिले में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है। वहीं रिकवरी रेट 90.43% पहुंच गया है। 24 घंटे में 3000 के पार केस देखने को मिल रहे हैं। लगातार जिस तरीके से जिस स्पीड में कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं एक डराने वाली स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन अनुसार शनिवार को जिला में 1621 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ होकर अपने घर लौटे थे। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रसार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिला में टेस्टिंग अभियान की रफ्तार को बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे में 13,049 लोगों के सैंपल टेस्टिंग के दौरान जिला के 3,349 नागरिकों में इस महामारी की पुष्टि हुई है। वहीं शनिवार को जिला में ओमिक्रॉन का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। पूरे देश में और प्रदेश में जो कोविड के केसेस हैं ओमिक्रॉन का वेरिएंट संभवतः है, उसकी वजह से केसेस में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। ये माइल्डर वेरिएंट ज़रूर है, लेकिन इसकी जो फैलने की ताकत है, शक्ति है, वो हमें मालूम है कि तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है पहले के मुकाबले। और अभी एनसीडीसी ने भी कहा है कि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो इसी वेरिएंट के हैं। जहां इनिशियली अगर रेशो 30-70 था, अब रेशो रिवर्स हो गया, तो मैक्सिमम केसेस संभवतः इसी वेरिएंट के हैं। और इसमें स्पाइक जो है वो काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। अभी हम 3000 के आसपास केस रिपोर्ट कर रहे हैं। संभवतः आने वाले दिनों में हो सकता है हम इससे ज़्यादा भी और 5000 या उससे भी ज़्यादा केस रिपोर्ट कर सकते हैं। सर, टेस्टिंग को लेकर क्या चल रहा है? टेस्टिंग पहले से तेज चल रही है कैसे? बिल्कुल, इनिशियली हम जहां 5 से 6000 या 7000 तक टेस्ट कर रहे थे, अभी हमारे टेस्ट 12 से 13000 के बीच में हमारे टेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं। और अभी हम मास स्क्रीनिंग के लिए रैपिड एंटीजन भी कर रहे हैं, हम टेस्टिंग कैंप्स भी लगा रहे हैं। और सिविल हॉस्पिटल में तो हमने 24/7 जो है टेस्टिंग बूथ एस्टेब्लिश कर रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम के उद्योगपतियों पर एक बार फिर से कोरोना की आर्थिक मार पड़ने लगी है। दिल्ली में जहां वीकेंड लॉकडाउन है, तो वहीं हरियाणा में लगी पाबंदियों से इंडस्ट्री के काम पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उद्योगपतियों का कहना है कि हरियाणा सरकार ने भी शाम 6 बजे के बाद बाजार बंद करने के आदेश से इंडस्ट्री पर दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव का कहना है कि इससे प्रोडक्शन और सेल्स दोनों पर असर पड़ रहा है। कंपनी इंडस्ट्री की जहाँ तक बात करें तो ये गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने इंडस्ट्री को इस लॉकडाउन से थोड़ा सा अलग रखा है। और इंडस्ट्री को कहा है कि एहतियात बरत के अपना जो भी प्रोटोकॉल है उनको वो फॉलो करें, क्योंकि इंडस्ट्री तो बैकबोन है और इंडस्ट्री जो है वो मेंटेन भी करती है प्रोटोकॉल को। तो लेकिन ये कि लॉकडाउन लोगों की क्योंकि लाइफ इम्पोर्टेंट है, तो गवर्नमेंट जो भी कदम ले रही है वो ठीक ले रही है गवर्नमेंट।
और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा जहाँ भी हो सके वैक्सीनेशन का, जहाँ तक गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि जिनको 2 डोज लगी हुई हैं वही आपकी प्रेमिसेस या मॉल्स में एंटर कर सकते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट का ठीक है, एक प्रयास है। देखिए, आज जो लड़ाई है पूरा देश या दुनिया लड़ रही है कोरोना से, तो कोरोना से लड़ाई में जो दिल्ली में एहतियात के लिए पाबंदी लगाई गई है, हम उनका स्वागत करते हैं कि किसी तरह से सरकार भीड़ को समझाए या कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे भीड़ कम हो। तो शनिवार और इतवार को जो पाबंदियां लगाई है, थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, उससे बिजनेस पे भी आएगा और सप्लाई चेन पे भी आएगा, लेकिन वो हम झेलने को तैयार हैं। किसी भी तरह से तीसरी लहर से हम बच जाए, लोग बच जाए, देश बच जाए, हमारा फोकस उन पे है। जो 2 दिन मेटल आना होता है हमारा दिल्ली से, वो डिस्टर्ब होता है ऑफकोर्स, या तो हमें वो फ्राइडे को लेना पड़ेगा या हमें मंडे तक वेट करना पड़ेगा। जो मेटल मानेसर में बनता है, गुड़गांव में बनता है, दिल्ली के बाजारों में बिकता है, तो वो बाजार अगर 2 दिन बंद है तो हमारा कम से कम 20% सेल गिरी है इससे। लेकिन ठीक है, वो एक्सेप्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए महीना लगे, 2 महीना लगे, तो हम उसको बियर करेंगे, बट हम कोरोना की लड़ाई में भारत सरकार के साथ खड़े हैं। देखो, कोरोना की फर्स्ट वेव के बाद धीरे धीरे करके हर चीज़ महंगी हुई है। स्टील तो ऑलमोस्ट आप समझ लो डबल के नज़दीक चला गया, थोड़ा नीचे आया अभी। चाहे स्टील हो, क्लोथिंग हो, गारमेंट्स हो, सब कुछ महंगा हुआ है। साइबर सिटी गुरुग्राम में आए दिन निजी स्कूलों की मनमानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामला सेक्टर 9 स्थित एक निजी स्कूल का सामने आया है। दरअसल सेक्टर 9 सिद्धेश्वर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लास से केवल इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उनके अभिभावकों ने स्कूल की एनुअल फीस नहीं जमा की थी। हैरानी की बात यह है कि एनुअल फीस के लिए पहले बच्चों के अभिभावकों इस बारे में जानकारी न देकर फीस ना जमा होने के कारण ऑनलाइन क्लास से सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिन अभिभावकों के बच्चों को ऑनलाइन क्लास से बाहर किया गया है, वह सभी अभिभावक स्कूल की इस हरकत से नाखुश है। इसी वजह से सभी अभिभावक आज स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। बना रहे हैं एनुअल फीस का, जो हम नहीं दे सकते इस टाइम पे, ठीक है ना, हमारे पास में पैसा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आज अंदर जाके बात की है, वहाँ पे ये लोग हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि फ़ीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। इनके सुपरिटेंडेंट है एक जो सुरेंद्र जी हैं, वो बिल्कुल गांव की भाषा में बात कर रहे हैं कि अगर आपको पता था अप्रैल में कि फ़ीस देनी ही पड़ेगी तो आपने अपने बच्चों का टीसी क्यों नहीं ले लिया, ठीक है जी। कंप्यूटर फीस है, ट्यूशन फीस है, सब चीज़ लगा रखी है, हम इनका स्कूल यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी हम लोगों से पूरा फीस लिया जा रहा है। मैनेजमेंट से नहीं मिलवाया गया है। अंदर एक सर मिले हैं, बहुत ही रूडली जवाब दे रहे थे कि आपने अपने बच्चों की अप्रैल में ही टीसी कटवा लेनी थी अगर आपने एनुअल फीस नहीं पे कर सकते थे। तो हमने उनसे कहा कि आपको बोलना चाहिए था कि अगर आप एनुअल फीस नहीं देंगे तो आपको बच्चों की टीसी कटवा लेनी है। वो कहते हैं कि आपको हमें बताना था कि हम एनुअल फीस नहीं देंगे। ठीक है, बहुत ही रूम से बाहर कर दिया बच्चों को। हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस से बाहर निकाल देते हैं, एक बार नहीं कई बार निकाल चुके हैं। बीच में बच्चों के एग्जाम ले लेते हैं, एग्जाम का रिजल्ट नहीं देते हैं, बच्चे घर पे परेशान हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा। हम एग्जाम में इतनी मेहनत करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। सर वो कोई जवाब नहीं दे रहे। उनका कहना ये है अपने बच्चों के टीसी कटवा लो, आप लोगों के पास पैसे नहीं है, आपको अप्रैल में टीसी कटवा लेनी चाहिए थे। ये कहते हैं कि किस्तों पे फीस दो, और जब चेक जमा करने जाते हैं तो ये बातें सुनाते हैं 1-1 महीने का चेक पूरी फीस देनी चाहिए, और आज हर बात के लिए मना कर रहे हैं। ये गुरुग्राम के बादशाहपुर में शनिवार को ब्राह्मण समाज की तरफ से पंचायत की गई है। इस पंचायत में धौरीदार और भोंडेदार समिति के सदस्य भी शामिल हुए हैं। पंचायत में धौलीदार और जमीन का मालिकाना हक देने की आवाज उठी है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा। सबसे पहले तो सवाल उठता है कि हमने हक दिया, ब्राह्मणों को दिया और 11 बिरादरियों को दिया, इन्होंने छीना क्यों? आखिर क्या इस सरकार को गरीब के ऊपर ही वार करनी होती है? जब देना हो तो बड़े बड़े उद्योगपति, किसानों की जमीन देनी हो तो बड़े बड़े उद्योगपति, छीननी हो तो गरीब। आखिर क्यों? इस सरकार की हमेशा जन विरोधी नीति क्यों रहती है? पहले ये किसान कानून लाए, बोलते रहे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, फिर आके इनके प्रधानमंत्री जी ने, जिसको कि बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री बोला करते थे सभी, उन्होंने माफ़ी मांगी। क्यों ऐसा काम करते हैं कि पहले उस काम को करते हैं, बाद में माफ़ी मांगते हैं? ब्राह्मण समाज ने आखिर क्या नुकसान किया
या गरीब आदमी ने इनका क्या नुकसान किया कि जो इन्होंने आकर के एक तरफ तो ये कमर्शियल ज़मीनें 20 साल के कब्जे पर अलॉट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कमर्शियल कर रहे हैं और गरीब आदमी से छीन रहे हैं। तो ये क्या न्याय संगत बात है क्या कि गरीब से छीनना और अमीर को देना? यही इस सरकार की पॉलिसी है। इनका जो चेहरा है जो नंगा हो रहा है, जनता समझ रही है। हर स्टेट से इनको भगाया जा रहा है, इनके विधायकों की एंट्रियां बंद हो रही हैं और आने वाले टाइम में आप देखना, आपने तो देखा पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जनता ने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका हो। हमारे लिए भी शर्मिंदगी का विषय है। और हमारे और भी सारे समाज के लोग थे। एक हमारी बहुत पुरानी मांग थी, हजारों साल से हमारे पास ज़मीन थी, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे सारे साथी भाई जितेंद्र जी और हम सारे साथियों ने वो 11 बरादरियों का एक था मालिकाना हक दिया 2011 में। क्या तकलीफ हुई हमारे बीजेपी के आते ही वो 11 बरादरियों का, जिसमें ब्राह्मण में एक ब्राह्मण नहीं है, जांगड़ा ब्राह्मण है, प्रजापत है, स्वामी हैं, यादव भी काफ़ी, सैन समाज, हमारे काफ़ी समाज है, उनको तकलीफ हुई आते ही उसको हमारे को निश्चित कर दिया। उसके बाद हमारा एक 10% ABBG का था, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस जब मुख्यमंत्री थे वो, उन्होंने 5 समाजों को, ब्राह्मण, पंजाबी, राजपूत, बनिए और उसमें अपने बिश्नोई, इस समाजों को दिया। बीजेपी ने, इनको तकलीफ थी 2017 में, उसको भी निश्चित कर दिया। तो क्या कसूर इन बरादरियों ने किया है? एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई जिसका 20 साल कब्जा है कमेटी की दुकानों पे या पंचायत की दुकानों पे, उसको मालिकाना हक देंगे, भाई आप सर्कल रेट के पैसे जमा कराओ, उनको तो 20 साल में। और हमारे जो ये 12-14 समाज हैं जो 200-200 साल से हैं, तो क्या कसूर इन्होंने कर दिया? क्या ऐसा गुनाह कर दिया? क्या हमने किसी की आंख में आंगली मार दी? क्या हमने बुरा कर दिया जो हमारे समाज के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है? दूसरा, एक हमारी आज 3 मांग थी। देखिए, ब्राह्मण समाज सर्व समाज की बात करता है। मैंने विधानसभा में, आपने देखा होगा, मैंने हाई रेजिमेंट की भी बात की थी। हमारे जाट समाज के जो बच्चों पर मुकदमे दर्ज थे उनकी भी मैंने बात की थी। राजपूत समाज के जो हमारे थे, हम सर्व समाज की बात करते हैं। इसमें भी 20 बरादरी, 5 बरादरी तो जो 10% ABBG पे है उसका, और 11-12 बरादरी जो हमारा धौलीदार भोंडेदार वाला, इसमें हमने 3 मांग रखी हैं आज हरियाणा गवर्नमेंट से और पूरे सर्व समाज की तरफ से। ये गुड़गांव से शुरुआत है और पूरे हरियाणा में हम इसको मजबूती से उठा के इस मांग को मंगवाएंगे। हमारा धौलीदार भोंडेदार मुकरेदार का जो हुड्डा साहब ने किया था मालिकाना हक, वो एजिटीज रखा जाए। 10% जो ABBG का था वो एजिटीज रखा जाए। तीसरी जो हमारी मांग है वो ब्राह्मण आयोग गठित किया जाए हरियाणा के अंदर, जैसे पंजाब में आदरणीय चन्नी साहब ने किया है, हिमाचल में भी कई स्टेटों में। तो हमारी आज ये मुख्य मांग थी और उसी लड़ाई को हम मजबूती से तैयारी के साथ पूरे हरियाणा में हम लड़ेंगे। शुरुआत आज से नहीं, शुरुआत तो हमने 2 साल से कर रखी है जी। हमने वजीरपुर में एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन करना था, जो कि उस समय 3 दिन पहले लॉकडाउन लगा दिया सरकार ने। लॉकडाउन की वजह से वो हमने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद हमने पिछले साल एक पंचायत का आयोजन रखा था, उसमें भी लॉकडाउन लग गया था। आज फिर हमने एक रूपरेखा तैयार करने के लिए यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में हम हर जिला वाइज DC को ज्ञापन देंगे और पूरी धौली संघर्ष समिति इनके खिलाफ UP के अंदर इनके खिलाफ प्रचार में जाएंगे बीजेपी। वजह तो देखो जी, वजह तो हमने कुछ पता नहीं। वजह ये है कि हमने इनको वोट दिया था, सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। गुरुग्राम में सरकारी DST कॉलेज की तस्वीर बदलने लगी है। DST कॉलेज में विकास कार्यों की रफ्तार के साथ अब कॉलेज की तस्वीर बदलने लगी है। एक बड़े सरकारी कॉलेज में जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ था और यहाँ तमाम समस्याएं व्याप्त थी, लेकिन 1 साल के अंदर प्रिंसिपल वीरेंद्र अंतिल ने कमान संभाल कर यहाँ विकास कार्यों को बढ़ा दिया गया है। कॉलेज के अंदर करीब 12 नई लाइव तैयारी की गई है जो पूरी तरह से हाईटेक है। इसके साथ ही कॉलेज के प्रांगण में बोटैनिक गार्डन बनाया गया है और वहीं लड़कियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तमाम भुगतान जमा किए गए हैं और बिना किसी ID कार्ड के एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। साथ ही कॉलेज में विकास कार्यों के साथ साथ सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी पुलिस बूथ भी बनाया गया है। तो अपने स्टाफ को साथ लिया और कॉलेज काउंसिल को साथ लिया, सभी से बात की कि
इस महाविद्यालय की प्रोग्रेस के लिए कौन कौन से कार्य इम्पोर्टेंट हैं और उनको 1 बाय 1 स्टाफ के सहयोग से टेकअप किया गया, जिसके अंदर हमने चार लैब बनवाई। ज्योग्राफी लैब डिजिटल लैब है, साइकोलॉजी लैब है वो भी डिजिटल है, और लैंग्वेज लैब हिंदी संस्कृत लैब जो किसी भी महाविद्यालय के अंदर नहीं है, हमने वो भी इसके अंदर एस्टेब्लिश करवाई गई है यहाँ पे। और एक कॉन्फ्रेंस हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, जब भी अपना डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो वो हमारे महाविद्यालय में ये सुविधा की गई कि हम यहीं से उसको अटेंड कर पाएँ। इसके साथ साथ हमने वो एरिया जहाँ पे बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया था, झाड़ झंखाड़ खड़े थे और गंदगी का ढेर बना हुआ था, उस एरिया को एज ए चुनौती हमने स्वीकार किया और एनएसएस के बच्चों के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से, एमसीजी के सहयोग से उसको नीट एंड क्लीन करके वहाँ पे एक बोटेनिकल गार्डन को हमने डेवलपमेंट कराया वहाँ पे। और आज ये है कि वहाँ पे बिल्कुल फूल खिले हुए हैं। गर्ल्स टॉयलेट्स की सबसे बड़ी मेजर कमी थी यहाँ पे। स्टाफ जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया 1 साल पहले तो सबसे पहले पूरे स्टाफ की यही कंप्लेंट की गई थी कि यहाँ पे जो है टॉयलेट्स के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इतने अनहाइजीनिक टॉयलेट्स हैं कि अंदर जाना तो दूर, उनके साइड से भी नहीं गुजर पाते थे। तो उन सभी टॉयलेट्स को 1 बाय 1 हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के सहयोग से, अपने स्वीपर्स के सहयोग से उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कराया गया और सभी के सीवर व्यवस्था दुरुस्त कराई सभी टॉयलेट्स की। और आज ये है कि वहाँ पे बदबू नाम की कोई चीज़ नहीं है और बिल्कुल हाइजीनिक सारे के सारे टॉयलेट्स हैं। कहा जाता है डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है और ये कहावत गुरुग्राम में सिद्ध हो गई है। दरअसल गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में सिरसा की रहने वाली 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला बीते काफी समय से परेशान थी। महिला बीते काफी समय से दर्द में तड़प रही थी, जिसके बाद गुरुग्राम में डॉक्टर्स ने सफल ऑपरेशन कर मरीज का सफल ऑपरेशन किया है और ये मिसाल पेश करती है। The patient age was 65 years and उस एज की वजह से हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इस एज में। साथ में द पेशेंट को जो हिस्ट्री है वो श्वास की बीमारी भी है उसके साथ में। तो एक बार हम ट्राई किए थे ऑपरेशन करने का, बट वो ऑपरेशन हमने नहीं किया, हमें आगे डिले करना पड़ा। फिर दोबारा से हमने ऑपरेट करने का ट्राई किया। गुड लक कि ऑपरेशन वो सक्सेसफुल। जी हाँ, एक्जैक्टली पेशेंट काफ़ी टाइम से परेशान थे। इनकी मेजर कंप्लेंट थी वो लो बैक पेन की थी। काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे थे और काफ़ी एक्सरे, उन्होंने फिजियोथेरेपी, काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट भी लिया था। जब हमारे पास आए तो लो बैक के अकॉर्डिंग ही हमने उनको सारा ट्रीट करने की सारी की। जब इन्वेस्टिगेशंस लगातार सिलसिलेवार हमने किया तो उसमें फाइनली हमने एक अल्ट्रासाउंड भी किया तो उसके अंदर कॉलीलिथेसिस विद कॉलीसिस्टाइटिस आया था। कॉलीसिस्टाइटिस बनने के बाद में काफ़ी कई बार चीज़ें नेगेटिव की तरफ चली जाती हैं। एज भी पेशेंट की काफ़ी ज़्यादा थी, साथ में इनको ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी के नॉन केस थे। तो उस वजह से हमने इनका एक ऑपरेटिव साइट लेना भी बड़ा कंफर्टेबल नहीं था, काफ़ी रिस्की था। तो हाई रिस्क कंसेंट के अंदर अटेंडेंट्स का भी काफ़ी कोऑपरेशन रहा। तो हमने इनका ऑपरेट किया और ऑपरेट करने पे लगभग 60 से 70 स्टोन्स हमने इनके अंदर रिमूव किए गाल ब्लेडर के साथ में। तो पेशेंट काफ़ी बिल्कुल शी इज़ डूइंग वेल, कंफर्टेबल है, वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और काफ़ी अच्छा इम्प्रूव। गुरुग्राम मेट्रो न्यूज में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।